नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। रीट भर्ती 2022 आज जारी होंगे प्रवेश पत्र। 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में परीक्षा होगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक, दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही होगी। पूरे प्रदेश में कुल 1376 परीक्षा केंद्र, कुल 15,66,992 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। लेवल 1 की परीक्षा देने वाले 4,01,006 अभ्यर्थी हैं। लेवल 2 में परीक्षा देने वाले 12,94,186 अभ्यर्थी हैं। दोनों लेवल की परीक्षा देने वाले 1,28,200 अभ्यर्थी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, एक बार फिर से रीट को लेकर मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए आसिफ, बिल्कुल दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और जिस तरीके से पिछले साल रीट लेवल 2 का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद परीक्षा लेवल 2 की रद्द कर दी गई थी, तो एक बार वापस से रीट लेवल 2022 की परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होने वाली है। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो नोडल एजेंसी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसने कर दी है। इस बार कई नए नवाचार जो है सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से किए गए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है आसिफ, वो ये है कि इस बार जो रीट की परीक्षा होगी दोनों लेवल की, वो सिर्फ और सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही होगी। किसी भी तरह के उपखंड या तहसील पर परीक्षा केंद्र बोर्ड की ओर से नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा तमाम 1376 परीक्षा केंद्र जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे की जद में रहेंगे और उसकी मॉनिटरिंग जो है सेंट्रल लेवल पर बोर्ड ऑफिस में होगी। इसके अलावा चुनावों की तर्ज पर जोनल और ब्लॉक अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम एहतियात जो है वो बरती गई है। जो इस बार लेवल 2 की जो परीक्षा पिछले साल रद्द हुई थी, इस लिहाज से इस बार जो है लेवल 2 के परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा है। इस लिहाज से 23 और 24 जुलाई को जो 2 पारियों में परीक्षा होगी आसिफ, उसमें से 23 जुलाई को पहली पारी जो होगी सुबह 10 से 12:30 बजे, उसमें लेवल 1 की परीक्षा होगी। उसके बाद 23 तारीख को दोपहर की पारी और 24 तारीख को सुबह और दोपहर की पारी में लेवल 2 की परीक्षा होगी। यानी कि कुल 4 पारियों में से 3 पारियों में लेवल 2 की परीक्षा होगी और सिर्फ 1 पारी में लेवल 1 की परीक्षा होगी। तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई हैं। आज जो है दोपहर बाद प्रवेश पत्र जो है बोर्ड जारी कर देगा। बोर्ड ने सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के लिए थोड़ी सतर्कता और एहतियात बरती जा रही थी, क्योंकि कई तरह के इनपुट जो है वो लगातार मिल रहे थे कि किसी तरह की छेड़खानी प्रवेश पत्रों में भी की जा सकती है। इस लिहाज से अब जो बोर्ड है वो तमाम जो सुरक्षा और एहतियाती कदम है वो बरत रही है। और 23 और 24 जुलाई को जो होने वाली इस महापरीक्षा के लिए बोर्ड पूरी तरीके से तैयार है। तमाम जिला जो अधिकारी हैं उनके साथ कई दौर की बैठकें जो है वो हो चुकी हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बोर्ड की बैठक हो चुकी है। जो बोर्ड के प्रशासक हैं एलएन मंत्री और सचिव मेघना चौधरी, वो लगातार इस परीक्षा की व्यवस्थाओं में और इसकी सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए लगातार बैठ रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जोधपुर डबल मर्डर में अपडेट, शव उठाने को राजी हुए परिजन शव उठाने के लिए अब तैयार हैं। अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लूनी थाना क्षेत्र में भाई बहन की हत्या कर दी गई थी। कविता पटेल और रमेश पटेल की हत्या हुई थी। डबल मर्डर में 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। तो परिवार के लोग अब अस्पताल से शव उठाने के लिए राजी हो गए हैं। साथ ही साथ अब शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच कर ली है। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो इस पूरे डबल मर्डर का मास्टरमाइंड था, उसे तलाशा जा रहा है। वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं लगा है। तो फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में। पुलिस की कोशिश कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी पकड़ा जाए।
हालांकि जो 3 आरोपी थे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, उन्होंने इस हत्या का कारण बताया। चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ और जानकारी इन 3 आरोपियों ने पुलिस को दी है? हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, और उसके बारे में पुलिस का क्या कहना है? देखिए, अगर बात करें तो जो कविता और रमेश पटेल की हत्या का मामला है, इस मामले में 3 आरोपियों को जो है पुलिस ने पूर्व में लिया था। आज जो है शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद देवजी पटेल धरना स्थल पर आए थे। उन्होंने लोगों से बात की, समझाइश की। इसके अलावा प्रशांत सिंह से भी अपने शर्तों को लेकर बात की थी। इसके बाद रात शाम तक जो है ये बात बन गई थी और गतिरोध समाप्त होने की उन्होंने घोषणा करते हुए धरना स्थल से चले गए थे और उन्होंने जो है शव उठाने की बात कही थी। लेकिन देर रात मृतका के पिता और भाई ने एक वीडियो जारी करके ये कहा कि हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम शव नहीं उठाएंगे और किसी भी सूरत में जो है ये धरना जारी रहेगा। लेकिन सुबह जो है फिर एक बार बातचीत हुई और सहमति बन गई है और अब जो है शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। थोड़ी देर में जो है मृतकों के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी। और सबसे बड़ी अगर बात करें तो 3 जो आरोपी पकड़े गए, उन्होंने ये बताया था कि मुख्य आरोपी शंकर पटेल जो है उसने ही जो लगभग 1 महीने पहले इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी और इसको जो है किसी को शक न हो, इसको लेकर जो है इसको एक सड़क दुर्घटना का रूप देने का जो है प्रयास किया गया था। 1 महीने पहले एक जो SUV 500 गाड़ी थी वो खरीदी गई, अपने दोस्त के नाम जो है मुख्य आरोपी ने खरीदी और उसके आगे जो बड़ा लोहे का मरघाट लगाकर तैयार किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जाए। चंद्रशेखर, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय खिलाड़ियों से संवाद। माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल विभाग से कि वो 2 शब्द कहें स्वागत में। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, सभी माननीय अधिकारीगण, सभी खेल संघों के अधिकारीगण, उपस्थित सभी प्रिय खिलाड़ियों, मैं सबसे पहले तो अपना कीमती समय निकालकर हम सबका मार्गदर्शन करने आए, खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देने आए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी खिलाड़ियों और खेल संघों की ओर से करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सदा, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, टीम के जाने से पहले आपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया, मनोबल भी बढ़ाया और भारत के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत का मान सम्मान भी बढ़ाया, तिरंगे की मान शान भी बढ़ाई। यही नहीं सर, आपने उसके बाद IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो या भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल थॉमस कप में जीतने का काम किया हो, आपने सभी खिलाड़ियों से मिलकर उनका भी मनोबल बढ़ाया। दुनिया के शायद ही किसी देश में ऐसा होता हो जहां देश के प्रधानमंत्री वहां के खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हो, चाहे वो मेडल जीत कर लाएं या ना लाएं, टूर्नामेंट से पहले हो या बाद में हो, सदा आपने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने का काम किया। जब से आप देश के प्रधानमंत्री बने, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से एलीट एथलीट्स को देश और दुनिया में ट्रेनिंग की सुविधाएं मिली, यहां तक कि आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी मिला। इस बार भी सर इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम बाउंड जो एथलीट्स हैं, इनके 111 एक्सपोजर ट्रिप्स हुए सर, ये आपके ही आशीर्वाद से हो पाए, किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। साई के जो हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, वहां पर भी साल भर खिलाड़ियों के कैंप्स और बाकी इवेंट चले। सर, आपने पिछले कुछ वर्षों में बांसवाड़ा में मजदूरों से भरी बस पलट गई। रात के शिफ्ट करके मजदूर लौट रहे थे। बस में सवार थे 30 मजदूर। हादसे में 20 मजदूर घायल हुए। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। मयूर मिल के ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। तो 30 मजदूर इस बस में सवार थे और बस पलटने की वजह से इसमें से 20 मजदूर घायल हो गए। ये तस्वीरें उस बस की जो पलट गई और इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल से तस्वीरें जहां इन मजदूरों का इलाज चल रहा है। रात को नाइट शिफ्ट करके लौट रहे थे। जो मजदूरों को ले जाने वाली बस थी वो 7:30 बजे यहाँ से फ्री हुए और वो
वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, जो गनोड़ा रोड पे, मतलब उदयपुर रोड पे बहुत सारे मजदूर गनोड़ा के आसपास के हैं। सुंदरी के पास में टायर में हवा निकलने की वजह से बस पलटी खा गई। उससे टोटल बस में 25 लोग थे। और आकाश सेठिया हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है और क्या कहना है उस फैक्ट्री प्रशासन का जहां से ये लौट रहे थे मजदूर नाइट शिफ्ट करके? सर, इसमें इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी घायलों की स्थिति एकदम संतुलन में है। ज्यादा किसी को अधिक चोट नहीं आई है। इसी में हमने अधिकारियों से बात भी करी कि क्या मामला है पूरा, तो उन्होंने बताया कि टायर की हवा निकलने से बस की तीन पलटी खा गई है। उसमें 25 लोग सवार थे और 25 लोगों को चोट आई है, पर किसी को भी अधिक चोट नहीं आई है। मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी पहुंचे हैं, तहसीलदार भी मौके पर पहुंचकर अस्पताल में घायलों से बातचीत की, घायलों से मुलाकात की और उनका इलाज जारी कराया। जी आकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संबोधित कर रहे हैं। भी स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिताओं में देश को गौरव के क्षण दे चुके हैं। इस बार भी आप सभी खिलाड़ी, आपके कोचेस उत्साह से, जोश से भरे हुए हैं। जिनके पास पहले कॉमनवेल्थ में खेलने का अनुभव है, उनके लिए खुद को दोबारा आजमाने का मौका है। जो 65 से ज्यादा एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। बाकी मैं अब अपनी तरफ से ज्यादा ज्ञान परोसना नहीं चाहता हूं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किससे बात करना है मुझे? अविनाश साबले महाराष्ट्र से हैं, एथलेटिक्स के हैं। अविनाश नमस्कार। जय हिंद सर, मैं अविनाश साबले। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में 3000 मीटर इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर। अविनाश, मुझे बताया गया कि आप फौज में हैं और आपने तो सियाचिन में भी पोस्टिंग कर चुके हैं। महाराष्ट्र से आना और हिमालय में ड्यूटी देना, पहले तो मुझे इस विषय में बताइए अपने अनुभव। जी सर, मैं महाराष्ट्र का बीड जिले से हूँ और मैं 2012 में मतलब भारतीय को ज्वाइन किया और उसके बाद सर मैं मतलब आर्मी की जो ड्यूटी होती है, नॉर्मल ड्यूटी में 4 साल मतलब मैं नॉर्मल ड्यूटी किया और मतलब उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो 4 साल का मैं मतलब जो नॉर्मल ड्यूटी करते रहा, तो जो 9 महीने की जो मतलब बहुत मजबूत ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड होती है, तो उस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। और मतलब उस ट्रेनिंग से मैं किसी भी फील्ड में अभी जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। और उसी ट्रेनिंग से मतलब 4 साल के बाद जब मैं आर्मी ने मुझे मतलब
एथलेटिक्स में जाने का मौका मिला, तो मैं बहुत अच्छा कर रहा। और मैं जो आर्मी की डिसिप्लिन है और जहां मैं इतना कठिन मतलब जगह पे रहा, तो मुझे काफी फायदा हो रहा है। अच्छा अविनाश, मैंने सुना है कि सेना ज्वाइन करने के बाद ही आपने स्टीपल चेज को चुना है। सियाचिन और स्टीपल चेज का भी कोई संबंध है क्या? कोटा के दिगोद की मारवाड़ा चौकी का नाला उफान पर है और इसी नाले में सीमेंट के कट्टों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक जानबूझकर पानी में से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान गड्ढे में धंसकर ट्रॉली पलट गई। ये सीमेंट के कट्टों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली है और भरे हुए पानी में से निकालने की कोशिश की, पलट गई और अंडरपास के ऊपर से रेल भी क्रॉस कर रही है। यह अंडरपास में भरा हुआ पानी है। लगभग सभी अंडरपास की इस समय ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। कहीं पर बस फंस रही है, कहीं पर ट्रैक्टर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या अब ये रूट क्लियर करवा लिया गया है? क्या इस ट्रैक्टर ट्रॉली को वहां से हटाया गया? जी, ट्रैक्टर ट्रॉली को तो वहां से हटा दिया गया, लेकिन जो इटावा, सुल्तानपुर और कोटा जो मार्ग है वो फिलहाल ये कहा जा सकता कि बाधित है और स्थानीय पुलिस ने लोगों से अपील की है और वहां जाब्ता भी तैनात किया है कि यहाँ क्योंकि अंदर खड्डे भी हो सकते हैं और पानी का काफी भराव है और पूरा जो पुलिया है वो उफान पर है, इसलिए वहां से वाहन चालकों को विशेष तौर से हिदायत दी गई कि वहां यहाँ से रिस्क नहीं ले और कोई नहीं निकले, क्योंकि लोग जान जोखिम में डालकर वहां से निकल रहे हैं तो कई बार हादसों की आशंका बनी रहती है। इसलिए पुलिस का जाब्ता भी वहां तैनात किया गया है और जो खेतों में पानी भरा हुआ वो पानी अब यहाँ से निकल रहा है। निकासी का व्यवस्था की नहीं जा सकती क्योंकि पानी का बहाव है, ठहराव नहीं है, इसलिए पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन भी ये मान रहा है कि दोपहर बाद में स्थिति सामान्य हो सकती है। ठिकाने पर छापा, गुटखा व्यापारी पर आईटी का सर्वे, अलवर में इनकम टैक्स विभाग की गुटखा निर्माता पर कार्रवाई, निर्माता के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। जयपुर से आई विभाग की टीम सर्वे की कार्रवाई कर रही है। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र, किस तरह की अनियमितता को लेकर इनकम टैक्स ने ये रेड यहां पर डाली है? जी, इनकम टैक्स सर्वे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पर हम गुटखा बनाने वाले हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनके यहाँ आयकर विभाग के सर्वे की जो कार्रवाई है वो चल रही है और इस कार्रवाई के दौरान जो सरकारी लेन देन और रिकॉर्ड का जो है वो खंगाला जा रहा है। किस तरीके के जो पैसे लिए गए हैं, क्या वो इनकम टैक्स उनका जमा कराया है, किस तरीके की जो पूरी कार्रवाई है, पूरा जो सर्वे किया जा रहा है, सारे जो दस्तावेज हैं वो चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद इस पूरे मामले का देर रात तक या कल सुबह तक जो सर्वे कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि कितने रुपए की इनकम टैक्स की चोरी की गई है और क्या पूरा मामला है कि कितने सर्वे की जो पूरी कार्रवाई है वो पूरी होने के बाद ही, चूंकि पता चला आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो अभी इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कार्रवाई पूरी होने के बाद ही हम इस बारे में कुछ बता पाएंगे। क्या राजेंद्र केवल एक ही ठिकाने पर छापेमारी की गई है या कई ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है? जी, एक तो कंपनी जहां पर है वहां पर और उसके अलावा जो इनका सीए है वहां पर भी, सीए के ठिकाने हैं वहां पर भी कार्रवाई चल रही है। तो फिलहाल अलवर शहर में 2 जगह पर कार्रवाई चल रही है। जानकारी के लिए राजेंद्र आपका धन्यवाद। भरतपुर में संतों का संग्राम, अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों का आक्रोश। 30 घंटे से टावर पर चढ़े बाबा संत नारायण, समझाइश नहीं, लिखित में चाहते हैं फैसला।
दरअसल भरतपुर के डीग में अवैध खनन के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच एक बाबा टावर पर चढ़ गए। टावर पर चढ़े संत नारायण दास को नीचे उतारने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। पुलिस टावर के नीचे सुरक्षा जाल भी बिछाया, लेकिन बाबा नहीं उतरे। बाबा का कहना है कि मामले में मेरे हक में फैसला होता है तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। बता दें कि जिले में 550 दिनों से अवैध खनन को रोकने के लिए साधु संतों का आंदोलन चल रहा है। 17 जुलाई को दूसरी बार बाबा हरिबोल ने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी, जिसके बाद सरकार ने साधु संतों से बातचीत के लिए पर्यटन मंत्री को भेजा। 18 जुलाई को संतों से विश्वेंद्र सिंह की वार्ता भी हुई, लेकिन मंगलवार को नाराज बाबा टावर पर चढ़ गए। आंदोलन को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने 5 कस्बों में आज दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया। इधर टावर पर चढ़े बाबा को नीचे उतारने के लिए अफसर समझाइश कर रहे हैं। और मौके से हमारे साथ दीपक पुरी भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दीपक, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप वो तस्वीरें दिखाइए जहां बाबा टावर के ऊपर इस समय बैठे हुए हैं, और फिर आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर बातचीत में रोड़ा कहां अटक रहा है, क्यों ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। अगर इनका कहना है कि ये खनन अवैध है तो अवैध यानी कि गैर कानूनी, तो गैर कानूनी खनन को रोकने में दिक्कत कहां आ रही है? देखिए आसिफ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस टावर पर बाबा चढ़े हुए हैं मैं उससे वहां से थोड़ी दूरी पर हूं, क्योंकि उस इलाके में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, तो वहां पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जो बाबा टावर पर चढ़े हुए हैं नारायण दास बाबा, उनको नीचे उतारने के लिए प्रशासन के जो है पसीने छूटे हुए हैं, और अभी भी 30 घंटे से अधिक का जो समय है वो हो चुका है, लेकिन बाबा जो है वो नीचे नहीं उतर रहे हैं। और लगातार उनका कहना है कि जो खनन अवैध और अवैध जो खनन हो रहा है उसे रोकने के लिए जब तक कोई आदेश जारी नहीं होता तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। और सबसे बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि आसिफ की आदि बद्री और जो कनकांचल पर्वत है वहां पर एक तो जो फॉरेस्ट लैंड है वहां अवैध खनन होता है, लेकिन कुछ वहां पर वैध लीजें भी हैं। उन वैध लीज जो है उनको बंद कराने के लिए ये जो साधु संत हैं ये आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो वैध लीज है वहां पर उनको भी बंद किया जाए और जो गैर कानूनी से जो खनन हो रहा है उसको भी बंद किया जाए। लेकिन पेच ये अटका हुआ है कि वहां पर जो वैध लीज है उनको प्रशासन एक साथ कैसे बंद करे, जबकि साधु संतों की मांग ये है कि वो जो पहाड़ है वो संरक्षित पहाड़ है और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, और आदि बद्री और कनकांचल पर्वत को बचाया जाए, उसको संरक्षित करने के लिए ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पहले भी साधु संतों ने आंदोलन किया था, उस दौरान कुछ क्षेत्र को सरकार ने फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ क्षेत्र बचा हुआ था, अब उसको भी ये फॉरेस्ट लैंड घोषित करवाने की जो है मांग कर रहे हैं। लगातार 2 साल से इनका जो आंदोलन है वो चल रहा है, और प्रशासन और इनके बीच में वार्ता भी हुई थी, क्योंकि 17 जुलाई को इनके बीच में वार्ता हुई, फिर 18 जुलाई को वार्ता हुई थी, और 19 जुलाई को बाबा हरिबोल दास जिनके नेतृत्व में ये जो धरना चल रहा है उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। कहा था कि मैं मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करूंगा, और उन्होंने कामा के गयाकुंड में अपना मुंडन स्नान भी कराया था। लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद 3 दिन का आश्वासन दिया प्रशासन ने और वो माने, लेकिन मंगलवार को बाबा नारायण दास टावर पर चढ़ गए और अभी भी टावर पर वो बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक लिखित में कोई आदेश मेरे पास नहीं आ जाता तब तक मैं टावर से नीचे नहीं उतरूंगा। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, खुद पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह वहां पर मौजूद हैं और लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देर रात को भी बाबा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा नीचे उतरने को तैयार नहीं है। कुछ ग्रामीणों से भी हमारी बात हुई तो ग्रामीणों का कहना है कि हम बाबा के साथ हैं, जो भी खनन हो रहा है उसे बंद किया जाए, क्योंकि ये जो पहाड़ है वो संरक्षित है और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, इसलिए इनको बचाना जरूरी है, और उसी के लिए ये साधु संत हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा आसिफ कि कब तक प्रशासन और बाबा की जो सहमति है वो बन पाती है, क्योंकि बाबा नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। और जो कई घंटे बीत चुके हैं टावर के ऊपर और आज दूसरा दिन है, क्या उनके साथ कोई और साथी भी इस टावर पर चढ़े हैं? क्या खाने पीने का इंतजाम उनके लिए वहां पर किया जा रहा है, या वो टावर पर प्रदर्शन के साथ साथ भूख हड़ताल पर भी हैं? देखिए बिल्कुल जो चीज की उन्हें जरूरत होती है तो उनका एक शिष्य है, एकमात्र शिष्य जिसको उन्हें ऊपर आने की अनुमति दी है। हमने भी बाबा से कोशिश की थी कि हम ऊपर आएं और बाबा से बात करें, लेकिन बाबा ने मना कर दिया था। एक शिष्य है बाबा के, उनको ही ऊपर जो है भेजा जाता है। खाने पीने की जो चीजें हैं वो शिष्य के माध्यम से बाबा के पास में पहुंचाई जा रही हैं, और बाबा ने एक भी चेतावनी जो दी है प्रशासन को कि अगर मेरे पास किसी ने आने की कोशिश की तो मैं जो है ऊपर चढ़ता चला जाऊंगा और वापस ऊपर
पर से नीचे नहीं उतरूंगा, तो इसलिए कोई भी वहां पर नहीं पहुंच रहा है। और एसडीआरएफ की टीम ने टावर के चारों तरफ जो है जाल बिछाया है और गद्दे लगाए हैं, जिससे कि कोई अप्रिय घटना वहां पर नहीं घटे। और जो अन्य साधु संत हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, प्रशासन उनसे भी वार्ता कर रहा है। साधु संतों ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। साधु संतों का भी कहना है कि हम सिर्फ बाबा को समझा सकते हैं। अब बाबा हट पर अड़े हुए हैं, उन जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक लेटर नहीं आएगा अवैध खनन और जो खनन है उसको बंद करने का, जब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। अब प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं। रात को भी जिद्दोजहद की गई थी प्रशासन द्वारा उतारने की, लेकिन कोई भी समाधान यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आया। और अभी भी लगातार 5 गांव के पंच पटेलों की जो है पंचायत की जा रही है और साधु संत भी उसमें मौजूद है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक पुरी ने। आदि बद्री और कनकांचल के पर्वतों को संरक्षित रखने के लिए साधु संतों का धरना लगातार जारी है। 550 दिन अब तक बीत चुके हैं और लगातार साधु संत धरना दे रहे थे। इसी बीच प्रशासन और साधु संतों की जो वार्ता है वो भी हुई, लेकिन इसी दौरान एक जो बाबा हैं संत नारायण दास, वो टावर पर चढ़ गए। कल से बाबा टावर पर बैठे हुए हैं और बाबा की जो मांग है वो ये है कि जो पर्वतों पर खनन हो रहा है उसको जब तक बंद नहीं किया जाएगा और किसी प्रकार के जो आदेश है वो नहीं निकाले जाएंगे, तब तक बाबा जो है वो नीचे नहीं उतरेंगे। और लगातार पुलिस प्रशासन है वो समझाइश के प्रयास कर रहा है। स्थानीय प्रशासन है वो कल से ही लगातार प्रयास कर रहा है और जिला अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी बाबा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब तक जो समझाइश के प्रयास थे वो पूरी तरह से विफल नजर आए। रात को भी बाबा टावर पर ही बैठे रहे और आसपास के ग्रामीण यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका भी जो है लगातार हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है और लगातार ग्रामीणों द्वारा भी समझाइश के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई तो ग्रामीणों का कहना है कि वो बाबा के साथ हैं। किस तरह का निर्णय प्रशासन लेता है उसके तहत बाबा को जो है नीचे उतारने के प्रयास किए जाएंगे। किसी भी तरह हिंसात्मक रूप से बाबा को जो है नीचे नहीं उतारा जाएगा। और बाबा की जो मांग है वो अपनी मांग पर बाबा अड़े हुए हैं। टावर पर आप देख सकते हैं कि कहां पर बाबा बैठे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति बाबा के पास जाने की कोशिश करता है तो बाबा और ऊपर